नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो आज 16 अगस्त है और माननीय अ, श्री एस वासुदेव जी का आज जन्मदिन भी है। तो उनको उनके साथ काम किए हुए बहुत सारे लोग और भाभी जी, हमारा जो सौभाग्य है कि भाभी जी भी हमारे साथ है। तो वासु जी के कर्तव्य और उनके व्यक्तित्व, उनके साथ जो समय गुजारा और जो विशेष पड़ाव हम सबको याद आ रहे हैं, उनके साथ के और उनके साथ के नाटकों के, उनकी शिक्षा के, नाट्य क्षेत्र में उनकी विद्वता के। तो इस बात का शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है बात 25 में। और उसके लिए सबसे पहले चलते हैं भाभी जी के पास, श्रीमती मधु वासुदेव जी के पास में। भाभी जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। तो ये जो भी कुछ यादों की जो श्रृंखला है, उसकी शुरुआत आप करें, फिर आगे ईश्वर भाई और फिर रुचि उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर भी मुझे भी आप ही याद तो आगे बढ़ाएंगे। जी। मैं शुरुआत में क्या कहूँ, मेरे तो अभी सब बच्चे और सब मेरे बच्चे सब इकट्ठे हैं अपने बाबू जी, साहब को विश करने के लिए। सब लोग यहीं बैठे हैं दैट इज और अ ग्रेट ओकेजन। यस यस। जी ये जी और वो सब बहुत खुश है। आपने अचानक से हम पर ये, इसे क्या कहूँ, कि खुशी का एक वो ले आए कि हम जो सोच रहे थे कि अच्छी तरह से उनका जन्मदिन मनाए, तो आपने जी। बहुत अच्छा करा, जो बहुत अच्छी तरीके से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप बच्चे याद रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। नहीं, सबको, आपको भी, उन सबको भी, और सभी लोग कहीं भी कोई भी ऐसा मौका आता है तो उनकी तो याद आती है और उनके साथ में आपकी भी याद आती है। और आज इस मौके पे तो आप उनके बारे में, मतलब आप दोनों के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, या कि उनके जो शैक्षणिक जो शुरुआत हुई थी मेयो कॉलेज, उसके बारे में जितना भी आपको याद आ रहा है, तो उसको जरा साझा करें ताकि सभी लोगों को इस बारे में, हो सकता है बहुत सारे लोगों को जानकारी ना हो, तो वो आपके द्वारा मिल जाएगी। तो भाभी जी आपका स्वागत है बात 25 में, इस बातचीत के बारे में जिसके अंदर हम माननीय स्वर्गीय श्री एस वासुदेव जी को याद करते हैं। जी भाभी जी। मैं इतना जानती हूँ कि उनकी सारी शिक्षा जो है वो मेयो कॉलेज से स्टार्ट हुई थी। जी और बिगनिंग में जहाँ से मेरी फर्स्ट क्लास होती है वहीं से, और उस समय वो लगभग 7 एक बरस की थी। और जब उन्होंने वो वहां से पूरा कैम्ब्रिज किया, जी में रहते हुए भी उन्होंने आर्टिस्टिक एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट किया। मालवंकर जी से उन्होंने गाना सीखा। थिएटर थे कोई उनके, सुखवेरा साहब एक वो थे वहाँ टीचर, उनके साथ थिएटर किया, पर मोस्टली इंग्लिश थिएटर किया। हिंदी जी थिएटर में वो बहुत बाद में आए हैं। यहाँ पर भी जब वो यूनिवर्सिटी में आ गए तो भी जो है वो इंग्लिश थिएटर ही ज्यादा करते थे। मिस प्रभु और मिस तरवे के साथ भी ज्यादा उन्होंने काम किया। और बाद में फिर जब वो वहां से यूनिवर्सिटी से क्लियर हुए, निकले, तो इन्होंने जो है अपने हिंदी नाटकों की तरफ भी इनका रुझान हो गया। और इन्होंने काफी पढ़ा, हिंदी लिटरेचर काफी पढ़ा। और उस पढ़ने के बाद ही इन्होंने सिलेक्ट किया। ये कुछ दिनों तो पिंचू कपूर जी के असिस्टेंट बन के इन्होंने काम किया। उनके जी साथ काफी जो है ढाई आखर किया, आधे अधूरे किए, सब एज असिस्टेंट ऑफ पिंचू कपूर। और एक जो सबसे पहला इनको रोल मिला था वो छोटा सा था, शायद तुम्हें याद हो माधव नाम, जिसमें वो समथिंग लाइक मृग या कुछ ऐसा था। जो क्या था वो प्ले मुझे याद नहीं आता। उसमें एक कोई एक्टर मिसिंग था, तो उसमें अच्छा इनका एक छोटा सा वो रोल दे दिया। तो वो अच्छा अच्छा। मुझे याद नहीं आ रहा नाम अभी नाटक का। शायद ईश्वर वगैरह किसी को याद हो तो। वो अक्सर जिक्र तो करते थे इस बात का, फर्स्ट एक्टिंग उनकी क्या थी।
और उसके बाद उन्होंने जो है वो हिंदी स्टेज में एक्ट भी किया, और मोस्टली उनका रुझान डायरेक्शन की तरफ था, तो वो डायरेक्ट करते थे। जी और इस जी तरह से उनको बहुत उसमें जो शोहरत भी मिली, और इस वजह से उन्हें डेनमार्क भी बुलाया गया था। लेकिन वो अच्छा डेनमार्क खुद न जाके उन्होंने ज्ञान को भेजा, ज्ञान शिवपुरी को। हाँ पर हाँ वो हाँ हाँ डेनमार्क वालों ने उनको ज्ञान को वापस लौटा दिया और कहा कि अच्छा हमको एस वासुदेव ही चाहिए। और फिर अच्छा भी ये अच्छा योजना इन्होंने ये नहीं गए। और जयपुर से उनका जो लगाव था, राजस्थान से जो उनका लगाव था, उसने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। न वो जी बॉम्बे गए, न वो कहीं और गए। हाँ, शोज करने वो सारी जगह घूमे, हम्म। लेकिन बेस उनका हमेशा राजस्थान ही रहा, जयपुर ही रहा। उसके जी बाद तो जी मेरी शादी के बाद तो मेरी जो जिंदगी है उसका तो मैं क्या वो करूं। उसके साथ मुझे इन्होंने अपने साथ मौका दिया कि मैं एक्ट करूं, अदरवाइज मेरे को एक्टिंग तो आती नहीं, मैं तो सिर्फ डांसर थी। पर उन्होंने मुझसे करवाया काम और हम्म। किया, और काफी, आप लोग जानते हैं, काफी लोगों ने पसंद भी किया कि भी मैंने किया है। मैंने आधे अधूरे किया, मृणाल भाई की वो खामोश अदालत किया, हम्म। और चलता है तो चले जहां भी किया, और हम्म। क्या ढाई आखिर के अलावा और दो आधे चार अधूरे। थे। पर जब जो भी किए इनके साथ ही किए। पर इन्होंने हम्म। अपना पूरा जीवन थिएटर को दिया, जी चाहे जी वो कुछ भी हो जाए। हम्म। फाइनेंशियल कोई भी उनको सपोर्ट नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था, बस इतना चाहिए था कि उनके एक्टर्स वो सब जो है, जितना भी उस समय रेम्युनरेशन होता था वो उनको मिले। उनका अच्छी तरह से वो जहाँ ले जा रहे हैं वहां उनके एक्टर्स की अच्छी देखभाल हो, अच्छी तरह से वो रहे, उनको खाना पीना सब मिले। उनकी प्रायोरिटी थिएटर था, और उनके साथ उनके स्टूडेंट्स थे। बस ये उनके लाइफ में प्रायोरिटी थी। फैमिली तो थी, फैमिली की तरफ भी उन्होंने कभी फैमिली को निग्लेक्ट नहीं किया, सारे दायित्व निभाए उन्होंने फैमिली की तरफ भी। पर जीवन में जो कहते हैं ना कि एक प्रायोरिटी, जो एक लक्ष्य, वो ये था कि जहां पर कंपैरिजन आए कि थिएटर को चुनना है, तो वहां जी पर फैमिली से पहले थिएटर को चुनेंगे। जब लास्ट डेज थे उनके, जब हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, तो भी एक जवाहर कला केंद्र में उनका एक शो था। कौन सा था फिर? तो खामोश अदालत जारी है। परेशान थे, पर इन्होंने बच्चों को भेजा कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ और तुम जाओ। तो मेरी बड़ी वाली डॉटर और मेरे सन इन लॉ ये गए थे, लेकिन बीच में उन्हें आना पड़ा, इनको हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो इनका डेडिकेशन ये है कि एक इंसान जो अपनी डेथ करते हैं, न्यू दैट आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव, और फिर भी उनको अपने प्ले की चिंता है कि मेरा प्ले ठीक होना चाहिए, मेरे एक्टर डिस्हार्टन नहीं होने चाहिए कि डायरेक्टर नहीं है। पर सब एक्टर्स, सभी स्टूडेंट्स, वो इतने ज्यादा वो थे, इतनी उनको चिंता थी सबको, लेकिन जी फिर भी जो है वो उन्होंने काम कर, दैट इज द स्पिरिट ऑफ शो मस्ट गो ऑन। बस इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ, जितना है आगे आप तुम बच्चे बोलो सब। नहीं वो बोलते हैं अभी जी जी अभी आपका दोबारा फिर भी लौटेंगे। और ईश्वर भाई अब आप बताइए कि आप कैसे वासु जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और फिर क्या क्या हुआ। आपको तो बहुत सारी चीजें याद है। हाँ, जी ईश्वर हाँ माधव, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है आ रही है। ईश्वर थोड़ी कम आ रही है। थोड़ी कम थोड़ी आ रही है कम आ थोड़ा रही है। हाँ अब आवाज गायब हो गई गायब हो गई। नहीं नहीं, मुझे आ रही है। आप बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हेलो, अब आ रही है? हाँ आ रही है आ रही है। आ रही है, आ थोड़ा रही सा है। जोर से बोले थोड़ा जोर से बोले बस। हाँ सबसे पहले जी तो हाँ मैं आज के इस शुभ दिन ही कहूंगा कि आज एक ऐसे पुण्यात्मा की अवतरण का दिन है जी जिसने हजारों शिष्यों को, ऐसे रंगकर्मियों को तैयार किया जो आज अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे जी पहले तो मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से एस वासुदेव जी गुरु जी को
पुण्य स्मरण करता हूँ और जी। हम लोग साथ जिंदगी उस शख्स के ऋणी रहेंगे कि आज शहर में जो कुछ भी हमारी पहचान है उसके पीछे उनका एक बड़ा हाथ है। दूसरी बात आपने पूछा कि उनका संपर्क, तो कुछ लोगों के अंदर व्यक्तित्व में ऐसा गुण होता है, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं, वो अपने आप अपने चाहते को खींच लेता है। ऐसा ही कुछ गुण वासु जी में भी था। वासु जी के साथ तो अनेक ऐसी यादें हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे अभी भाभी जी बता रही थी कि उनका डेडिकेशन थिएटर के प्रति था। मुझे ये कहना चाहिए कि कई बातें ऐसी याद आ रही हैं, इस वक्त उमड़ रही हैं, जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वासु जी ने ईश्वर भाई करें आप फिर यहाँ के अंग्रेजी डिपार्टमेंट से आपने लिटरेचर में किया और फिर अंग्रेजी नाटकों से शुरुआत करी। मिस प्रभु जो अपने कनोडिया कॉलेज में रही, उनके साथ कुछ अंग्रेजी के नाटक किए। पिंचू कपूर के साथ कुछ अच्छे नाटक किए, जैसा कि उनके बातों से हमको मालूम पड़ता था। हमने वो देखे तो नहीं, लेकिन बाद में फिर उन्होंने हिंदी नाटकों में भी प्रवेश किया और भारत रत्न भार्गव ने जो एक प्ले किया था उसमें उन्होंने राजा का ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक था, राजा की भूमिका की। और दिल्ली में जब वो शो हुआ तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने कहा, यार इसमें मेरा नाम क्यों रखा, आप अपना ही नाम रख लेते भारत जी। और क्या बढ़िया कास्ट ने काम किया। तो एस वासुदेव केवल अभिनेता ही नहीं थे, एक निर्देशक भी बहुत जबरदस्त थे। वो चुप रहते थे, कबीर थे, उनका फकीराना अंदाज था और उनको लगता था कि जिंदगी को जिस सहजता से जिया जाए बजाय किसी डिस्कशन से, वो लगता था कि चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए अपने आप, एक्टर अपने आप समझे बजाय उसको समझाया जाए। ऐसा वासु जी का सोच रहता था। मैं बेसिकली गाया करता था, नाटक से मेरा कोई सरोकार नहीं था। मैं कौशल भार्गव के ग्रुप में गाना गाया करता था। पर वासु जी ने प्ले किया, जब म्यूजिकल प्ले शुरू किए तो मुझे याद है पोलमपुर ख्याल, तो गाने के लिए बुलाया। गाने में हम लोग सब सहयोग रहते थे, भाभी जी ने उसमें काम भी किया, फोलू भाई थे, काफी लोग थे उसमें, हिम्मत सिंह जी रोल करते थे, एस.एन. पुरोहित थे। तो वो लगा मुझे कि यार ये भी एक ऐसी विधा हो सकती है और इनसे जुड़ना चाहिए। और उसके बाद तो फिर निरंतर कई नाटकों में उन्होंने मुझे अवसर दिया। डेडिकेशन की बात अभी भाभी जी कह रही थी कि थिएटर के प्रति उनका जो डेडिकेशन था, मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आज सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी बिटिया की शादी थी और उसी टाइम हम जयपुर विरासत के साथ मोमासर फेस्टिवल करते थे। आप देखिए, घर में शादी है और वो व्यक्ति रात को 10 बजे जयपुर से कार से रवाना होके मोमासर पहुंच गया रात को 1:30 बजे। केवल 5 या 7 मिनट रुके होंगे कि मैंने कहा, सर आप घर में शादी, आप कैसे पधार गए? उन्होंने कहा, नहीं मैं देखने आया था स्टेज ठीक बनाया कि नहीं जैसा मैं कह रहा था। और राजू को आवश्यक निर्देश दिए कि लाइट ऐसे करना ऐसे करना, और उन्होंने वहां चाय भी नहीं पी और तुरंत जयपुर के लिए निकल पड़े। आज के युग में ऐसी कल्पना करना बहुत मतलब सहज नहीं है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है और ऐसा काम किया होगा। जिन दिनों हम जयपुर विरासत के प्रोग्राम करते थे, पूरी रात कभी आमेर जाना, कभी ब्रह्मपुरी जाना, कभी शास्त्री नगर जाना, और बराबर वो हर चीज को खुद पर्सनलाइज, खुद जब तक खुद इंश्योर नहीं हो जाते थे कि ये ठीक है तब तक वो नहीं ठीक नहीं मानते। एक बहुत बड़ी बात में जो मेरे दिल में कई बार मैं कहने की हिम्मत करता हूं, लेकिन शायद सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाता, आज मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। नेशनल स्कूल फॉर ड्रामा हर साल 25 प्रशिक्षित बच्चे निकालती है, लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूं तो वासुदेव सिंह हर महीने 25 बच्चों को तैयार कर देते थे। ये क्षमता थी उनमें। एक अच्छी बात उनकी ये थी, जो कि हमारी सरकारों ने या जो हमारे पुरोधा लोग हैं उन्होंने कभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। कोई चाह नहीं थी, पुरस्कार पाने की कभी चाह नहीं की, आगे आने की कभी चाह नहीं की, अपने से जूनियर को या अपने एक्टर को तुम करो ये सब का, मैं पीछे से देखूंगा। लोगों को आगे बढ़ा के खुश होना, ये उनकी बहुत बड़ी बात थी। मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि उनके समकालीन जो लोग डायरेक्टर्स थे वो आगे पीछे कहीं ना कहीं ये तेरी मेरी ये करते थे, लेकिन वासु जी के मुंह से कभी हमने ऐसी बात नहीं सुनी। कभी अपने स्वयं प्रचार के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। और नॉलेज का तो मैं कहता हूँ वो अकूत भंडार था वो व्यक्ति, अकूत थिएटर के मामले में, लेकिन चुप रहते थे।
वक्त के ऊपर जवाब दे देते थे, लोग समझ जाते थे कि तो अद्यतन पढ़ाई थी उनकी थिएटर को लेकर, कौन सी विधा थी, क्या थी, ब्रेख्तियन थिएटर क्या है, ये चीजें काबुकी क्या है, वो सब जानते थे, लेकिन कभी उसका दिखावा नहीं किया उन्होंने। ऐसे थे वासुदेव सिंह जी। और नाटकों के बारे में तो क्या बात है, मैंने थिएटर, जयपुर थिएटर का वो भी युग देखा है कि जब सखाराम बाइंडर किया तो ब्लैक में टिकट, जैसे फिल्म के बिकते हैं, ब्लैक में सखाराम बाइंडर के टिकट बिका करते थे, और हम लोग थिएटर वो गेट कीपरिंग करते थे, और टिकट पे सूरज बाबू बैठता था, तो हम लोग ब्लैक में करते थे। टीपू जी का एक भतीजा भांजा था पुंडरीक, वो हमसे टिकट खरीद के ले जाके सांगानेरी गेट पे ब्लैक में बेच के आता था, ताकि उसकी रोज का खर्चा निकल सके। अभिसारिका के माध्यम से उन्होंने खूब काम किया, और त्रिमूर्ति और अभिसारिका एक दूसरे की पर्याय संस्था बन गई थी। प्रमोद भसीन के लिए, त्रिमूर्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे नाटक किए, कभी कोई चीजों पे झंझट हुआ ही नहीं। और जो सही माने में थिएटर किया उन्होंने, वो आज भी जयपुर, वो जयपुर रंगमंच का, बल्कि मैं कहूँ राजस्थान के रंगमंच का एक स्वर्ण काल था। वासु जी ने संगीत नाटक एकेडमी के माध्यम से इतने कैंप लगाए, न केवल जयपुर में, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, छोटी छोटी जगह पर जाके, और वहां पर आज भी उनके जो सिखाए हुए लड़के हैं वो थिएटर में एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि वासु जी की तो जितनी बात की जाए कम है। शायद ही कोई ऐसा दिन निकलता है और थिएटर की चर्चा और वासु जी का नाम ना आए, तो मुझे लगता है वो दिन सार्थक नहीं होता। जी ईश्वर भाई, आपने एक बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बातों को टच किया है, और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए अब रुचि के पास चलते हैं। रुचि, आप बताएं कि आपका संपर्क वासु जी से कैसा हुआ, कौन कौन सा, मतलब एक पूरा खाका हम जैसे सब लोगों के पास है आपके पास भी है, तो उसे साझा करें। मैंने थिएटर 1999 में शुरू किया था। उसके पहले मैं डांस करती थी। तो जब भी हम रविंद्र मंच रिहर्सल के लिए जाते थे नाटक के लिए, जब मैं डिपार्टमेंट में थी, तो मैं उन्हें आदर से बाबा बुलाती हूँ। तो बाबा वहाँ रिहर्सल करते हुए दिखाई देते थे, कभी लॉन में, कभी रिहर्सल हॉल में। और ये हमारे सीनियर्स ईश्वर भैया, और तो मैंने ये नोटिस किया कि बाबा की बहुत ही इमेंस रिस्पेक्ट थी मंच पर। मतलब जितने भी कर्मचारी थे, कलाकार थे, उन सब में इट वाज एक्सेप्टेड कि ही इज द बेस्ट पर्सन इन थिएटर, और बहुत ही नॉलेजेबल है। और तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं किसी दिन बाबा से मिलूं, या बाबा कुछ काम कर रहे हैं तो उनके साथ मैं भी काम करूं। तो ये बातें, मतलब हम उस वक्त रवि चतुर्वेदी सर के साथ में हम वो एक मिलेनियम फेस्टिवल कर रहे थे, और लगातार हर महीने एक नाटक करते थे, तो हम मंच पर ही होते थे। तो हम अक्सर ये बात करते थे, जब बाबा वहां बैठे हुए दिखते थे रविंद्र मंच के लॉन में, तो मेरे मुंह से कभी कभी ऐसे निकल जाता था, काश मैं भी बाबा के साथ काम कर पाऊं। और मुझे समझ नहीं आता था कि उनको कैसे बोलूं कि मुझे आपके साथ काम करना है। तो ये बात मैंने एक दिन मेकअप हो रहा था, तो मैंने रवि बांका को ये बात बोली। रवि बांका ने मुझे कहा कि सर नया प्ले कर रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे को रोल देंगे क्या, नहीं देंगे, मतलब कैसे? तो उसने कहा आप बात तो करो। मैंने कहा अच्छा करूंगी। उसके बाद मैं कई बार मौका ढूंढती रही, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे जाकर बोलूं कि मुझे आपके साथ काम करना है या आपका प्ले में करना है। तो ये ऐसे समय निकलता गया। फिर 3M डॉट बैंड्स की एंट्री हुई, और मैंने सुना कि बाबा वो कर रहे हैं आधे अधूरे, और उसके लिए कलाकारों की खोज हो रही है। तो मतलब मैं तो एक तो आधे अधूरे भी मेरे लिए एक ऐसा प्ले जो हर थिएटर वाला ही करना चाहता है, और आप बिल्कुल नए नए हो, बहुत ज्यादा काम नहीं करा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको इस नाटक में कोई रोल मिल जाएगा। लेकिन फिर बाबा का मेरे पास फोन आया, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम नाटक में काम करोगी। और मेरे लिए तो इट वाज ऑन क्लाउड 9। मैं तो बिल्कुल करूंगी आपके साथ काम। और मैं रविंद्र मंच पहुंच गई, तो रीडिंग शुरू हुई। अब रोज रीडिंग होती थी, और
बाबा ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, कोई एक लाइन उनकी आती थी और वो एक लाइन में ही पूरी चीज डिफाइन हो जाती थी। बाकी वो सुनते थे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। फिर करीब महीना भर बाद उन्होंने बोला कि अब है ना कैरेक्टर्स याद करने शुरू कर दो। तो मुझे लगा कि मुझे तो अभी मैं बहुत ही जूनियर हूँ, तो और किरण जी भी थी हमारे साथ रीडिंग में, तो वो बहुत सीनियर भी थी। तो मुझे लगा कि सावित्री तो वो करेंगी और मैं शायद एक बड़ी लड़की मिल जाए तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो बाबा ने मुझे कहा कि आप सावित्री याद करना शुरू करें। तो मैं तो एकदम शॉक में थी कि पहली बात तो ये रोल कैसे मिला मुझे और मैं कर कैसे पाऊंगी, और फिर किरण दी क्या करेंगी। तो फिर बाबा ने एक्सप्लेन किया कि मैं इसके 2 वर्जन्स करना चाहता हूँ, तो एक तुम करोगी और एक किरण करेंगी। तो वो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब ऐसा वाला एक्सपीरियंस था। और फिर बाबा के साथ जब काम किया तो बाबा बहुत कम बोलते थे उस समय। मैंने सुना था पहले कि वो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत डांटते थे और लोगों को मतलब सिखाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे, अपने डिसिप्लिन भी थे। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना होता था आपको अगर आपको उनके साथ काम करना है तो। लेकिन जब मैंने काम किया तो बाबा बहुत चुप रहते थे, कभी कभी बोलते थे, और गुस्सा करते हुए तो मैंने उनको एक ही बार देखा है जीवन में। लेकिन मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और मुझे ये पता था कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और जैसा भी ईश्वर भैया ने कहा कि उनके पास इमेंस नॉलेज थी। वो जब भी कोई अगर आपका एक सवाल होता था, कोई आप क्वेश्चन पूछते थे, चाहे वो कैरेक्टर को लेके, उसीरा को लेके, एक्टिंग स्किल्स को लेकर है, किस स्टाइल में है, किस तरह का जॉनर है, इसका बैकग्राउंड कैसा होगा, आप कैसे सोचोगे कि कैरेक्टर में कैसे जाओगे, उसके बारे में उनके पास बहुत नॉलेज थी। लेकिन वो बोलते बहुत देर बाद थे, जब उनको ये लग जाता था कि अब ये खुद नहीं खोज पा रहे हैं, अब मुझे आना पड़ेगा। और उन्हीं दिनों मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि बाबा इज सच अ गुड एक्टर। मतलब ये मैंने एक दिन देखा उनको रिहर्सल में कि हम रिहर्सल कर रहे थे और वो अच्छा, बाबा का एक ये चीज मैंने नोट करी थी कि वो एक छोटे से पीस के भी पीछे होते थे, तो जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता था तब तक आगे नहीं जाते थे हम। तो वो कई दिन से हो रहा था कि हम जगमोहन के कैरेक्टर तक पहुंचते थे और बस वहीं तक भी रुक जाते थे, उसके आगे जा ही नहीं पाते थे, क्योंकि बाबा को लगता था कि ये पकड़ ही नहीं रहे हैं, ये पकड़ ही नहीं रहे हैं। तो मैंने रिहर्सल हॉल में बाबा को देखा, हम सबने देखा, मतलब बाबा एंटर हुए एंट्री गेट से, और वो ऐसे एल शेप में शीशे लगे हुए हैं और वो स्लैब था जिसपे रख के मेकअप करते थे, उसी रूम में हम रिहर्सल करते थे। तो बाबा घुसे तो बाबा महेंद्रनाथ थे, और वो 2 या 3 इंच उन्होंने अपनी हाइट बढ़ाई और उनके देखने का स्टाइल चेंज हुआ और वो सिंघानिया बन गए, और सिंघानिया से उन्होंने चेंज करके वो जगमोहन बन गए, जगमोहन से चेंज करके वो जुनेजा बन गए। और मतलब मैं सिर्फ वो उस एल शेप में बाबा चले हैं, और उस चलने में उन्होंने जो कैरेक्टर डिफाइन किया है ना, मतलब हम तो ऐसे मुंह खोल के वहां बैठे हुए थे कि अब क्या, मतलब और मुझे ऐसा लगता था कि कोई बाबा से एक्टिंग क्यों कराता, मतलब ही सच अ गुड एक्टर, ही सच अ गुड एक्टर। और मैं इस बात को मैं बॉन्ड पेपर पर लिखकर कह सकती हूँ कि अगर वो नेशनल लेवल पर या फिल्म या टेलीविजन में एक्टर होते तो उनके बराबर कोई एक्टर था नहीं। उनकी तो डायलॉग डिलीवरी थी, जब हम ढाई आखर प्रेम का कर रहे थे तो सिंधु जी की पोस्टिंग दौसा थी और वो रिहर्सल में देर से पहुंचते थे, तो बाबा मेरे साथ डायलॉग्स लेते थे। तो मैं जब सिंधु जी के साथ करती तो मुझे लगता था मैं ये नाटक ही नहीं करना है, मतलब बाबा जो बोलते हैं जिस तरह से, मतलब आज अगर मेरे को लोग कहते हैं कि आपका जो एक्सप्रेशन है डायलॉग्स में वो बहुत अच्छा आता है, तो मैं बाबा को ही प्रेज आता है उसका। उनको हमने जितना भी सुना है उसी से ही सीखा है हमने, जो भी कुछ हमें थोड़ा बहुत आता है। तो बाबा, और एक दूसरी बात, मैंने जितने भी नाटक किए बाबा के साथ, उनको एक एक डायलॉग कंठस्थ होता था। मतलब जब वो शुरू पहली रीडिंग ही करते थे ना, उससे पहले ही बाबा को पूरी स्क्रिप्ट याद होती थी।
तो आप कहीं से कुछ भी गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती थी। और मुझे ऐसा लगता था डांटते ही नहीं है बाबा, तो डांटते ही नहीं है, सब लोग कहते हैं बाबा डांटते हैं, पर ये तो डांटते ही नहीं है। लेकिन वो, और मैंने तो ये भी उनके बारे में पहले सुना था कि गुरु मंत्र देते हैं, ऐसे चाहे कुछ कहते नहीं है, पर वो फिर कोई एक चीज आपको कह जाते हैं, वो आपका पूरा कैरेक्टर डिफाइन कर देता है। तो जब मैं आधे अधूरे कर रही थी, तो जब मैं रिहर्सल करती थी तो मुझे कहते थे चिल्लाओ मत, चीखना नहीं है, ये ऐसा कैरेक्टर नहीं है, ये इमोशनल है, इसमें इंटेंस होना है। तो बार-बार कोशिश करती थी, और उसमें मेरी मदद जयरूप सर भी थे उस नाटक में, तो उन्होंने भी बहुत मदद की थी। तो अ, ये कर रहे थे, और फिर जब पहली परफॉर्मेंस थी तो मेरे को तो बहुत डर भी था, अंदर से घबराहट थी, और मेरी बिल्कुल दम निकली हुई थी स्टेज पे जाने से पहले। और बाबा आए टहलते हुए, दोनों हाथ पीछे रहते थे उनके, और धीरे से आकर मेरे पास खड़े हुए और मेरे कान में उन्होंने कहा कि मैंने रिहर्सल में तुम्हें जो कुछ भी बोला है ना, वो भूल जाना। स्टेज पे जाके वो करना जो तुम्हारा दिल करे। और मैं बिल्कुल नीचे सर करके खड़ी हुई थी, प्रार्थना कर रही थी शायद। तो मैं बाबा को देखा, मैं इनका बाबा ने क्या कहा, और समझ में नहीं आया इनका। अभी तो पूरी रिहर्सल में तो मुझे डांटा उन्होंने कि चिल्लाना नहीं, अभी कह रहे तुम्हें जैसे मन हो वैसे करना। लेकिन वो शो बड़ा अच्छा हुआ था, और मतलब मैं एज अ एक्टर, मेरी बिगनिंग ही, मतलब उसके पहले मैंने जितना भी काम किया था, तब मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम डायलॉग रटते थे और बोल देते थे, लेकिन मैं कैरेक्टर को समझती नहीं थी। वो मेरे को पहली बार समझ में आया था कि कैरेक्टर को समझना कैसे है। तो बाबा की तो नॉलेज बहुत ही इमेंस थी, और फिर बस हम मौका ढूँढते थे कि कब उनके साथ काम करने का मौका मिले। वो कोई और नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं, जिसमें हम नहीं हैं, तो भी हम रिहर्सल में मौजूद रहते थे आगे-पीछे, कि कुछ काम बता देंगे तो करेंगे। तो ऐसे दुलारी बाई कर रहे थे, तो उसमें मैं थी नहीं, क्योंकि वो एक फेस्टिवल हो रहा था जिसमें 7 दिन 7 नाटक हो रहे थे, तो मैं ऑलरेडी 3 नाटकों में थी, तो उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं करोगी। तो हमने डांस करने का मौका मिला उसमें, कि ओपनिंग में डांस करना है, तो मैं रिहर्सल में मौजूद रहती थी। और राजू भैया, राजेंद्र शर्मा राजू भैया, वो चिमना मांझी का रोल करते थे उसमें। लेकिन वो पीआरओ लगे हुए थे उस वक़्त विधानसभा में, और विधानसभा चल रही थी, तो उनका रोज़ ही फ़ोन आ जाता था कि आज नहीं आ पाऊँगा, आज मेरी यहाँ ड्यूटी लग गई, आज ऐसा हो गया। तो मैं रोज़ उनका रोल पढ़ती थी प्रॉक्सी में। अब जब 2 दिन बचे तो मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा राजू भैया को आज तो आ जाना चाहिए, कि हाँ, आ जाएगा, कर लेगा। तो उनको बहुत भरोसा भी था राजू भैया पे। तो ऐसे बिल्कुल लास्ट डे आ गया, और मैं ही उसको पढ़ रही थी, मैंने याद करने की भी कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि वो तो चिमना मांझी था, मैं तो फीमेल हूँ। तो बिल्कुल लास्ट डे था, तो बाबा ने कहा आपके पास कुर्ते पजामे हैं क्या घर पे? मैंने कहा हाँ है, कि 2-3 ले आइएगा। तो मुझे लगा कि कोई किसी एक्टर को ज़रूरत होगी, इसलिए मुझे बोला है। बिल्कुल जब शो था उसके 3 घंटे पहले बाबा ने कहा कि ये चिमना मांझी तुमको ही करना है, राजू नहीं आ पाएगा। मैंने कहा बाबा मैंने तो याद ही नहीं किया है, मैं कैसे करूँगी? तो उन्होंने कहा नहीं, आप कर पाओगी, क्योंकि आपको याद है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको याद नहीं है, पर आपको याद है ये रोल। तो मैंने कहा मैं तो डांस करूँगी, और फिर वो लहंगा पहना हुआ होगा। तो उन्होंने कहा लहंगे के नीचे पहनना ये अपना कुर्ता पजामा, और फिर साइड में आप उसको चेंज कर लेना। और डिवाइस ये है कि आपको एक वो मूंछ हाथ में वो गम लगाकर देंगे, आप स्टेज पर जाना और कहना कि अब मैं चिमना मांझी का रोल करूँगी, और वो मूंछ अपने चिपका लेना। आप मैं मतलब मेरे को वो एक्सपीरियंस मेरे जीवन का बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, कि मैं कैसे, मतलब मैंने वो रोल किया, और शायद पता नहीं कैसा किया, तो मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर ध्यान है कि उसी सीरीज़ में जो वो 7 दिन का फेस्टिवल था, उसके लास्ट डे अवार्ड सेरेमनी भी थी, जिसमें उन दिनों बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस ये सब दिया जाता था। तो आधे अधूरे के लिए मैं नॉमिनेट हुई थी। तो जब एंकर ने पूछा कि ये आप गेस करिए कि किसको मिलेगा ये, तो ऑडियंस में से आवाज़ आई थी चिमना मांझी। तो मतलब क्रेडिट गोज़ टू बाबा, कि मतलब उन्होंने कितनी उनको पता था कि किससे कैसे काम निकालना है। मेरे को तो आज भी नहीं आता, और मैं अभी भी, मतलब मुझे अगर ऐसी सिचुएशन में फँसूँ तो मैं तो हाथ जोड़ लूँ
कि मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बाबा ने पता नहीं कैसे कराया वो मुझसे। वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे जीवन का। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं बाबा के बारे में जैसे रह रह के याद आती हैं कि फिर हमने खामोश अदालत भी किया। जब आंटी बात कर रही थी कि लास्ट के डेज में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और नाटक चल रहा था, तो खामोश अदालत हम लोग कर रहे थे और उस दिन शो था। और फिर उसके बाद मैं बाबा से मिलने भी गई थी। जब वो हॉस्पिटल गए तो उन्होंने उनके उनके यहाँ गाड़ी भी थी और सब था, पर उन्होंने मुझे कहा कि रुचि की गाड़ी में जाऊंगा मैं हॉस्पिटल में। तो वो मेरे लिए बड़ा, मतलब इतना मेरे लिए पता नहीं उसको क्या कहूँ मैं, कि बाबा का इतना आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर कि अगर आज मैं कुछ कर पा रही हूँ या कुछ थोड़ी बहुत समझ रखती हूँ, तो उसका पूरा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने जिस तरह से हमें चीजें बताई सिखाई। जैसे ईश्वर भैया जो कह रहे थे कि ही वॉज द स्कूल, ही वॉज द स्कूल। मतलब और ये भी सच बात है कि उनके टैलेंट को और उनको अभी तक भी रिकॉग्निशन नहीं मिला है। और इसमें हम अपनी गलती भी मानते हैं कि हम स्टूडेंट्स उतना कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भविष्य में जरूर कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए कि निश्चय हम आप इस तरफ इसमें मतलब इस तरह की चीज में कभी भी देरी नहीं होती, इसका कभी भी आरंभ दोबारा से किया जा सकता है। तो निश्चय जी इसके ऊपर तो ईश्वर भाई अब आप कुछ ये बताएं कि जैसे आप, हमें तो उनके साथ बाहर जाने का, क्योंकि जिस कालखंड में हम जयपुर आए 78 में और सब, तो उससे पहले से आपका जुड़ाव रहा है शायद। जी। तो कभी बाहर जाने का आपको मौका मिला या उस तरह की जो जो बाहर से सुना है उसके बारे में बताएं कि भाई वासु जी गए, प्ले लेके गए और कलकत्ता हो या और जगह हो, तो उसको कैसे, उसकी क्या धमक थी, उसके बारे में बहुत कुछ आपके पास है, तो उसको सुनाए ईश्वर भाई। माधव, जैसा अभी रुचि भी कह रही थी कि हम्म, वासु जी एक ऐसी शख्सियत थे, ऐसे डायरेक्टर थे जो हम्म, सामने वाले की क्षमताओं को बहुत अच्छे से जानते थे। कि हम्म, जिसको अगर थोड़ा मैं और क्लियर करूं, तो वो कुव्वत जानते थे कि आदमी की ये कितना कर पाएगा और कितना नहीं कर पाएगा। हम्म, और जो कहता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो उससे हम्म, वो सब करवा लेते थे जो वो चाहते थे। ये एस वासुदेव सिंह की एक बड़ी खास बात थी। हम्म, अ, ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जिनमें मुझे जैसे दुलारी बाई का भी ये जिक्र रुचि कर रही थी। शुरुआती हम्म, दौर में जब उसका पहला शो हुआ, आखिरी शो तक मैं उसमें कटोरी मल किया करता था। हम्म, और उसको राजस्थानी में अनुवाद करा, बैठ के बोलते रहते थे। और मैंने उनके मैंने, क्योंकि वो बोलते थे, मैं लिखता था, जो शब्द बोल दिया उसमें कहीं करेक्शन की गुंजाइश नहीं होती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कम डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो डांस के लिए अलग आदमी को बुलाते हैं, म्यूजिक के लिए अलग आदमी को बुलाते हैं, कोरियोग्राफी के लिए अलग बुलाते हैं। एस वासुदेव सिंह अपने आप में संपूर्ण निर्देशक था, जिसको गाने का ज्ञान था। वो बताते थे ऐसे नहीं ऐसे गाओ, ऐसे नहीं ऐसे गाओ, और अल्टीमेटली जो वो चाहते थे वो निकलवा लेते थे। बहुत से निर्देशकों, जो डांस के डायरेक्टर थे, जैसे गिरधारी महाराज आए या हरिदत्त जी कल्ला आए, वो बताते थे मैं ये चाहता हूँ और मुझे ये करा। जब तक वो खुद संतुष्ट नहीं हो जाते थे, वो डायरेक्टर भी करके मतलब परेशान हो जाता, सर आप चाहते क्या? उन्होंने कहा जो मैं चाहता हूँ वो निकालो, और वो निकलवा लेते थे। ये वासु जी की खास बात थी। जैसा आपने कहा कि बाहर नाटकों में जयपुर रंगमंच का स्वर्ण काल कहता हूँ मैं, वासुदेव का जो रंगमंच का काल था, वो जी जी। स्वर्ण काल था। और उन्होंने बहुत सारे नाटक ऐसे किए जो जिनको हिंदुस्तान के रंगमंच पर बड़ी सराहना मिली। मुझे उनके साथ बाहर भी जाने का अवसर मिला, कलकत्ता का, जैसे आपने जिक्र किया, पोलमपुर रो ख्याल हम लेकर गए, और भी 2-3-4 नाटक लेके गए। तो वहां दर्शक देखते थे कि यार क्या बात है, ये कैसा काम हो रहा है। और नाटक के बाद जब परिचर्चाएं होती थी, जिसमें विष्णुकांत शास्त्री जैसे लोग बैठते थे और बाबा जब बोलने लगते थे, तो हम भी उनको एक टक करते थे कि यार हमने नाटक कर लिया, लेकिन हमने उसका ये वर्जन तो जाना ही नहीं। तो उनमें वैसी बातें थी। जोधपुर एक बार हमने शो किया, ये पोलमपुर का ख्याल की बात है। उस वक़्त
हिम्मत सिंह जी बना, कहीं व्यस्त थे, तो राजा का जो मेन कैरेक्टर था वो ही नहीं था। जयपुर से ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन में चढ़ गए, राजा का पता ही नहीं। उन्होंने माखीजा साहब को ले लिया, ज्ञान शिवपुरी को ले लिया और बीच में एक किसी और को भी लिया और खुद भी उसमें तैयार हो गए। और चलो भाई, आधे वो 10 पेज तुम याद करना, 10 पेज तुम याद करना, 10 पेज याद करना। और सबसे ये काम कराया। शुरू में आए माखीजा साहब, उनका जो ही खत्म होने लगा तब तक 20 दूसरा राजा आ गया। अरे यार, तुमको नाटक करना नहीं आता, हटो, मैं करके इसको आगे मैं बढ़ाता हूँ आगे। ऐसे करते करते आखिर में खुद स्क्रिप्ट लेकर इसकी स्टेज पर आ गए। और दूसरे दिन जब उस पर परिचर्चा हुई और जब वहां पूछा गया कि सर, एक करेक्टर 4 आदमी, उनने कहा अगर 400 भी हो तो करेक्टर थोड़ी बदल जाता है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपने जो कई उदाहरण दिए अंग्रेजी नाटकों के कि आपने वो देखा है, फलाना देखा। अब जोधपुर को रेबाड़ो आदमी इकट्ठे पर अंग्रेजी नाटक, सबकी बोलती बंद हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना ज्ञान उनका था, लेकिन जो भी काम करते थे उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होता था। एक और वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं गुरु की चोट और विद्या की पोट। जिन दिनों वो मिस्टर ग्लाड करते थे और नरेंद्र उसमें वीरभूषण पटनायक होता था और नवनीत सिन्हा उसमें जेलर बनता था। नाटक के एक परंपरा रही है कि कोई नाटक करता था तो सहज रूप से कोई पूछते थे, सर कोई काम हो तो बताइएगा। तो हमको लगता था भाई स्टेज में मदद करनी है, कुछ करना है तो मुस्कुरा देते थे कि हाँ बताएंगे बताएंगे। हमने एक दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा कल आ जाना तू टाइम से। तो मैं बड़ा सीरियस था, चला गया। नाटक शुरू हो गया। उन्होंने कहा साइड में बेंच में बैठ जाना। मैं बैठा रहा। नाटक शुरू हो गया, कुछ बता ही ना रहे। अचानक एक सीन पहले मेरे से आके कहा कमीज खोल ले। मैंने खोल ली। उन्होंने कहा बाल बिखेर ले। मैंने बिखेर लिए। मैंने कहा सर अब तो बताओ। हाँ बताऊंगा। थोड़ी देर में आए, मेरे से कहा ये कोने में जाके बैठ जाना जहाँ कैदी बैठे बहुत सारे, और नवनीत ऊपर से उतर के आएगा, वो कहेगा कौन हरामजादा खाना नहीं खा रहा, तो हाथ उठाना, केवल बोलना मत। मैंने कोई मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है। और जो ही ये पार्ट हुआ, लाइट आई और भूषण पटनायक हमारे साथ बैठा हुआ, नरेंद्र गुप्ता, और जिस तरह आप जानते हैं, जो लोग जानते हैं नवनीत की कदकाठी, और जिस तरह से वो जब रोल में होता था तो और भी भारी भरकम हो जाता था। उसने आके पूछा कौन हरामजादा खाना नहीं खाएगा। मैंने हाथ खड़ा किया और जो ही नवनीत ने मेरा से छाती पे से मेरा बनियान पकड़ा, उसको फाड़ दिया और 2 थप्पड़ लगाए मेरे। भाई साहब, मेरे आंख पंजाब का नक्शा छप गया मेरे मुंह पे और आंखों में अंधेरा आ गया। वो तो शुक्र है भगवान का मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ था, वरना वो भी जाता। सीन खत्म हुआ, मेरे को ये नहीं दिख रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। बम 2 लड़के मुझे पकड़ के लाए, साइड की टेबल पे उस पे बिठाया और बस का तो आता पता ही नहीं। आखिरी तक मुझे वासु जी नहीं दिखे। और जब नाटक खत्म हुए तो हम दोनों क्रॉस हुए, वो मेरी तरफ मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। तो उनकी बहुत सारी चीजें मुझे आज भी याद है कि देखो वो गुरु किससे क्या करवा लेता था पता ही नहीं होता था। ये उनकी खास बात थी। और बाहर के लोग, सन 74 से मेरा थिएटर से जुड़ाव रहा, 73-74 से संगीत नाटक एकेडमी हर साल कैंप लगाती थी त्रिमूर्ति के सौजन्य से। वासु जी उसमें काशीराम कोतवाल कराते थे। हम सब लोग म्यूजिक पिट में भी होते थे और काम भी करते रहते थे। लेकिन वो माइलस्टोन प्रोडक्शन होते थे। जहां भी कैंप लगे, या जोधपुर में लगा, उदयपुर में लगा, बीकानेर में लगा, आज भी मैं उन फेस्टिवल्स में जाता हूँ तो पुराने रंगकर्मी कहते हैं कि जो वासु जी से हमने सीख लिया ना, वो कोई हमको सिखा नहीं सकता। और वो व्यक्ति जो इतना नॉलेजेबल था थिएटर को लेके, जो इतनी चीजें जानता था और जो आगे से आगे कल्पना करता था कि अब आगे क्या होने वाला है, उसने कभी अपना प्रचार नहीं किया, कभी बड़बोले बोल नहीं बोले और कभी किसी दूसरे की बुराई नहीं की। मैं आपको फिर कहता हूँ, उसने कभी किसी की बुराई नहीं की और चीजों की एक बड़ी बात थी। ये करके भूलना और नया कुछ करने में जुट जाना, ये उनकी बड़ी बात थी। देने में खुश होते थे वासु जी, लेने में खुश नहीं होते थे। किसी को कुछ सिखा दिया, दे दिया, उसका गम नहीं। ये वासुदेव सिंह की बड़ी बात थी। आज उनका जन्मदिन है, हम तो उनको याद करते हैं। और प्रभु जहां भी उनकी आत्मा हो, मैं कहता हूँ वो सदैव हम पर सब पर अपना वरद हस्त बनाए रखें। और वरना हम लोगों की क्या पहचान है, कम से कम। और मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। जब जवाहर कला केंद्र जयपुर, जब जवाहर कला केंद्र जयपुर, विजय वर्मा का दम था,
जो वासु जी जैसे आदमी को वहां ले आया। और जी। विजय वर्मा साहब ने मुझे विशेष रूप से इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ईश्वर, वासु से कभी रजिस्टर में साइन करने के लिए मत कहना। और वासु जी ने कभी नहीं किए साइन, उनकी जगह मैं ही लिखता था वासु, कभी नहीं किए वासु जी ने। और पहला लोग, बाद में लोगों ने क्रेडिट लेना शुरू किया कि हमने शुरू किए कैंप। पहला जवाहर कला केंद्र में चिल्ड्रंस थिएटर कैंप एस वासुदेव के निर्देशन में शुरू किया गया। मैं उसका सहयोगी रहा। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ रहा और उनके साथ काम किया। तो वासुदेव सिंह तो इतनी, मैं कहता हूँ आज कोई अगर उनकी बायोग्राफी लिखे तो इतनी चीजें लिख सकता है कि लोग उस पर थीसिस कर सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा थिएटर का कि हमने एक गुणी आदमी को बहुत सहज रूप से ले लिया। हमने उसकी कदर को जाना ही नहीं कि वो क्या चीज था। खैर, कभी तो वक्त आएगा जब उनकी पहचान होगी। गम न कर, जिंदगी पड़ी है। जी ईश्वर भाई, आपने बहुत सारी बातें बताई। अब थोड़ा बहुत जो मेरे पास है मैं उसको भी साझा करता हूँ कि वासु जी से पहली मुलाकात वासु जी से मेरी बीकानेर में हुई, जबकि आपने चर्चा की कि वो कैंप भी सब जगह लगाया नेशनल थिएटर के कैंप में। जी हाँ, नेशनल थिएटर में मोड सिंह जी के साथ में। मोड सिंह जी, हाँ, मोड सिंह जी के साथ में। तो मैं चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, छुट्टी में आया हुआ था, तो मुझे मालूम चला कि भाई इस तरह के वासु जी आए हुए हैं और कैंप चल रहा है। तो मैं तो थोड़े दिन के लिए आया हुआ था। तो थिएटर तो वहाँ चंडीगढ़ में जो इंजीनियरिंग कॉलेज में काफी एक्टिव थिएटर होता था, और वहाँ पे टैगोर थिएटर में भी थिएटर होता था, तो वहाँ पे कुछ न कुछ देखते करते रहते थे। तो मैं वहाँ पहुँच गया, तो मुलाकात हुई। और उसके बाद में फिर जयपुर आने के बाद में मुलाकात हुई, तो फिर कुछ काम शुरू हुआ। लेकिन एक जो उनकी विद्वता की और थिएटर की समझ की, भाषा की समझ की जो बात हम सब चर्चा करते रहे हैं, उसका हम सभी साक्षी रहे हैं। तो उसी तरह से मैं भी साक्षी रहा हूँ कि अभियुक्त जो प्ले जब लिखा जा रहा था, क्या बात है जी, तो उस समय कुछ ऐसा संयोग बना था कि मैं अधिकतर जब लिखा जा रहा था वो रविंद्र मंच पे ही लिखा गया। और उस समय अजय प्रकाश ने सजेस्ट किया था, ऐसा कुछ मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। तो अजय प्रकाश उसको निर्देशित करना चाह रहे थे, तो उसका समझ लीजिए कि रूपांतरण वासु जी कर रहे थे। तो मुझे याद है कि वासु जी या तो खिड़की में बैठ जाते थे या कुर्सी में बैठ जाते थे, और दूसरे लोग खिड़की और कुर्सी में बैठ जाते थे। और फिर वो अजय प्रकाश वो जो अंग्रेजी किताब थी, उसको वो खोल लेता था। तो वासु जी तो इशारा करते थे वासु जी के जैसी उनकी आदत थी। तो अजय प्रकाश अंग्रेजी में उसको पढ़ना शुरू करता था। वो अंग्रेजी में पढ़ते रहते थे। फिर वो हाथ का इशारा करते थे कि अब हो गया। ठीक और है। उसके बाद में अजय प्रकाश के सामने कॉपी रहती थी और वो लेके वेट करता था। तो फिर वासु जी हिंदी में बोलना शुरू करते थे। मतलब अजय प्रकाश ने अंग्रेजी में बोला, जहां तक वासु जी ने समझा वो उसको हाथ के इशारे से मना किया कि भाई अब बहुत है। और फिर वो स्वतः ही जो अजय प्रकाश ने अंग्रेजी में पढ़ा है उस पे आधारित जो भी दृश्य है, उसका संवाद है, वो बोलना शुरू करते थे, और अजय प्रकाश जो है वो हाथ से लिखना शुरू करते थे। तो इस तरह से इसका रूपांतरण हुआ। तो उसका मैं अधिकतर जो ये प्रक्रिया चल रही थी, तो उसका मैं स्वतः ही किन्हीं कारणों से साक्षी बन गया। और एक दो बार जब मैं गया तो मुझे ये सारी प्रक्रिया बहुत ही जो है वो रुचिकर लगी। तो मैंने वहां जाना शुरू किया। फिर आगे जाकर के जो पहला शो प्रकाश ने जो किया अभियुक्त का, तो उसके अंदर वो सेल्समैन का रोल किया। फिर जब हम लोगों ने शुरुआत की, तो फिर मैंने वो उसका धनंजय का रोल किया, और काफी सारे करीब 70, बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाए विभिन्न कारणों से। तो ये एक जो उनकी प्रतिभा थी और माधव, उनकी में जी माधव जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वासु जी की भाषा पे बहुत जबरदस्त पकड़ थी। मतलब जो भी बोलते थे साधिकार बोलते थे। क्योंकि अजय प्रकाश को तो मैं जितना मैं जानता हूँ,
वो अंग्रेजी में ही सोचता था, लेकिन वो भी इस बात को मानता था कि वासु जी ही इज अ ग्रेट एंड ही नोज बेटर, तो वो सब चीजें करता था। अजय प्रकाश की बहन थी माधवी प्रकाश जी। जब सखाराम ने उससे की थिएटर से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने जो जिस मासूमियत से माधवी से काम करा लिया वो एक बड़ी बात थी। ये वासु जी की खास बात थी। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वो जो नहीं, एक ये जो लिखने वाला आप कह रहे हैं वो तो हमने एक और युद्ध की रिहर्सल में भी देखा कि वो प्ले लिखा तो हमीदुल्लाह जी ने था, पर कई सीन बाबा ने कंस्ट्रक्ट करे बिल्कुल नए सिरे से उसी वक्त कंटेम्प्ररी इश्यूज को लेकर। रुचि जब आपने एक और युद्ध की बात की है तो मैं आप फिर कहना चाहता हूँ कि हमीदुल्लाह जी के बहुत सारे नाटकों में वासु जी का भी योगदान है। हालांकि क्योंकि अब राइटर का नाम जाता है इसलिए वो चीजें बात सबको नहीं मालूम, लेकिन हम उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। ऐसे ही ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज ड्रामा कंपटीशन में मैं कई बार राजस्थान के टीम में गया हूँ वासु जी के साथ, हमीदुल्लाह जी के साथ और सरताज भाई साहब के साथ। जहां फंस जाती थी गोटी, उस गोटी को सही करने में वासु जी का सहयोग होता था। वो उसमें आते थे और वो उस उलझन को सुलझा देते थे, लेकिन कभी उन्होंने चाहना नहीं कि इसमें मेरा भी नाम जाए या कोई। तो ये उनका बड़कपन था, थिएटर के प्रति कमिटमेंट ये था। आज तो लोग जरा सा भी कहते साहब पार्श्व संगीत, और झाड़ू लगाने वाला भी चाहता है मेरा नाम आए और तख्ता बिछाने वाला भी नाम आता है, लेकिन वो वासुदेव सिंह वो कभी उन्होंने इन चीजों की परवाही नहीं करी कि भाई इनाम क्या होता है, पुरस्कार क्या होता है और पद क्या होता है। आज की जो स्थितियां हैं उस पर चर्चा करना बेमानी है। जब उस विराट व्यक्तित्व की हम बात करते हैं तो वो सब चीजें बेमानी है, लेकिन उन्होंने उन सब की मदद करके कभी अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया कि मैंने इसमें ये काम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, बेनी भाई साहब का एक बड़ा नाटक था जो कि ऑल इंडिया सिविल सर्विस कंपटीशन में था। बेनी भाई साहब उलझ गए थे, वासु जी को बुलाया, उन्होंने करा, और बेनी भाई साहब ने कहा मैं इसमें तुम्हारा नाम देना चाहता हूँ। ही रिफ्यूज कि नहीं, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ बेनी बाबू, नाम तो आप अपना ही दीजिए। ये बड़ी बात थी। ऐसे बहुत बिरला लोग होते हैं जो ऐसा नहीं करते, जबकि कहते हैं कि कलाकार तो नाम के लिए ही सब कुछ करता है, लेकिन वो कलाकार से भी ऊपर थे। वो कलाकारों को बनाने वाला आदमी था। मैंने जैसा कहा कि वो उसमें वो क्षमताएं थी जो कहे कि मैं कुछ नहीं जानता, उससे वो सब कुछ करवा लेते थे और उसको मालूम भी नहीं होता था कि मैंने ये सब कर दिया। ऐसा विराट व्यक्तित्व था एस वासुदेव सिंह जी। माधव आप कंटिन्यू करें, सॉरी हमने आपको बीच में रोक दिया। अरे नहीं, मैं तो एक महत्वपूर्ण वो जो मेरे सामने जो एकदम से याद आया कि भाई जो उनकी भाषा पे कमांड और ड्रामेटिक एलिमेंट, जैसे अभियुक्त में कई बार बोलते हुए तो उसके अंदर जो है ना कई बार संवाद वो बदला, तो उसके बाद में सबने कहा कि नहीं उसी संवाद पे जाना पड़ेगा। वाह। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि उसमें जितना भी लिखा हुआ है वो इतना रेलेवेंट है उस संवाद के लिए, उस दृश्य के लिए, या जो उसमें कम्युनिकेट उस तरह उन शब्दों से हो रहा है, वो अगर उसको बदलते हैं तो वो उसके अंदर उतनी कसावट और उतनी रेलेवेंस नहीं रह जाती। तो ये उसको देखने के बाद में जो है वो ध्यान आया, और फिर जब मुझे एक मौका मिला कि उसका मैं ट्रांसलिटरेशन करूं इंग्लिश में, उसका ट्रांसलिटरेशन करूं, क्योंकि फिर ये सोचा, क्योंकि उसकी आवश्यकता ये थी कि वो एक बार ऐसी योजना में दी थी कि इस प्ले को बाहर ले जाएंगे, तो उसके लिए तो फिर हिंदी में तो हिंदी में ही होगा, तो उसमें तो कहीं ऊपर पट्टी चलनी चाहिए अंग्रेजी में क्या संवाद हो रहा है। तो वो ट्रांसलेशन करने की जिम्मेदारी मेरे पास आ गई। तो वो प्ले पूरा अब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और प्रयास करेंगे कि उसको अंग्रेजी में भी किया जाए, अंग्रेजी में भी किया जाए। तो ये जो उनके जो एक विशिष्ट प्रतिभा थी संवाद की और कसावट और ड्रामेटिक एलिमेंट, जो आरंभ के संवाद हैं जो कि तीनों मतलब दोनों वकील और जज बोलते हैं इसमें अभियुक्त में, वो एक तरह से पूरा सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो कंट्री का है उसको वो डिफाइन करते हैं उस एक विशेष कालखंड में।
और उसमें वाह। करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे आज से मतलब उसका जो है ये 80s के आसपास की बात है, तो आप समझ लीजिए कि 45 साल बाद भी हमको उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो उसमें जो उन्होंने एलिमेंट डाले हैं और जो उसमें जो वाक्य विन्यास है या कि जो दृश्य उस लंबे, क्योंकि ये लंबे संवाद हैं सभी के, दोनों वकीलों के और जज के, तो वो पूरा का पूरा जो सामाजिक सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो एक देश का जो खाका है, उसमें आज भी कुछ नया डालने की जरूरत नहीं है। वो इतना वो रेलेवेंट है। रेलिवेंट है। हाँ, इतना वासु जी रेलेवेंट है के कि बारे में उसमें आप कोई जिद वासु में जी के डाल बारे भी में एक दोगे चीज तो और उससे शेयर कोई करना ज्यादा चाहता फर्क हूँ नहीं मैं। पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। वासु जी हाँ, के तो बारे में एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ मैं जी, कि जी, 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 जितना उनको कंटेम्परेरी थिएटर पर पकड़ थी या जी। हाँ, हाँ। वेस्टर्न थिएटर पे पकड़ थी, हुँ, फोक पे भी उनकी उतनी पकड़ थी। मुझे हुँ, सौभाग्य मिला है उनके साथ कुछ फोक प्लेस करने का और कुछ जी, फोक परफॉर्मेंसेस को डिजाइन करने का। हुँ, चाहे कुचामणी ख्याल हो और चाहे चिड़ावी ख्याल हो या लंगों की क्या परंपरा है या मांगणियारों की क्या परंपरा है। एक बार एक हुँ, प्रोग्राम हम कर रहे थे और मैंने कहा सर ये मिरासी ऐसे गाएगा, उन्होंने कहा ये मिरासियों की परंपरा ही नहीं है। अब हुँ, हुँ, कहाँ मिरासी और कहाँ तो कारण क्या है, जिस आदमी की पढ़ाई पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उनका मतलब ज्ञान बहुत विराट था, बहुत हुँ, विशद था, तो वो फोक को भी बहुत अच्छा सा जानते थे। कई हुँ, बार हुँ, भाभी जी के स्कूल का प्रोग्राम होता था 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो जो कोरियोग्राफी होती थी उसमें गाने के लिए अक्सर मुझे कई बार वो कहते थे शाम आना और परफॉर्मेंस में तुम गाना उन टीचर्स के साथ। तो वो बाद में फिर मुझे बताते थे इसमें ये कमी रह गई, इसमें ये होना चाहिए था, इसमें तुमने ये स्वर गलत लगा दिया। तो वासु जी की फोक पर भी उतनी पकड़ थी और फोक वाले लोग भी जानते थे कि यह आदमी जो चुपचाप बैठा है ना, ये कोई ना कोई ऐसी चीज बताएगा जो पूरा काम कर देगा। ऐसा ये वासु जी का कमाल था, ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत कई नाटक उनके इस चीज के लिए आज भी याद किए जाते हैं। उसके बाद अच्छे फोक प्ले हुए ही नहीं, फोक प्ले हुए ही नहीं। कहने को लोगों ने बहुत किए होंगे, लेकिन हुँ, वो हुँ। पकड़ और वो ऑथेंटिसिटी के साथ वो नहीं हुए। ये वासु जी की खासियत थी और इसीलिए वासुदेव याद किए जाते हैं। जी, अब रुचि, अब आप बताइए कि ये जितना हमें कुछ याद आया और ईश्वर भाई ने बताया, तो उसमें एक पूरा कालखंड था जिसमें आपने काफ़ी काम किया उनके साथ में। तो और कुछ विशेष घटनाएँ आरंभिक तो आपने साझा कर ली हैं, और उसके साथ में जो विशिष्ट नाटक, विशिष्ट घटनाएँ और उसके बारे में आप कुछ साझा करें। बाबा नाटकों में तो हर नाटक ही हमारे लिए एक स्पेशल, मतलब मैं अगर नाटकों के बारे में बात करूं जो मैंने बाबा के साथ किए तो मैं एक एक नाटक पर बहुत बहुत देर बात कर सकती हूँ कि रोज क्या होता था, कैसे होता था, हम कैसे आगे बढ़ते थे। हुँ, लेकिन मुझे एक घटना उनकी बहुत ही उससे याद आती है जब भी मैं बाबा के बारे में सोचती हूँ। तो मेरे मतलब मैं अपने पर्सनल बातें ज्यादा बाबा को लेकर कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हुआ पाती हूँ उनसे। तो हुँ, हुँ, मेरा एक ये था कि मैं स्कूल में काम करती थी, तो स्कूल से फ्री होकर फिर रिहर्सल के लिए जाती थी। हुँ, और हुँ, जब रिहर्सल नहीं होती थी तो मैं नहीं जाती थी रविंद्र मंच, हुँ, केवल रिहर्सल के लिए जाती थी। तो हमने एक नाटक किया था पगला घोड़ा, हुँ, हुँ, जिसकी रिहर्सल बहुत ही कम रिहर्सल हुई उसकी। कभी हुँ, कोई मिसिंग है, कभी कोई मिसिंग है, कभी कोई मिसिंग है। और जब आप रिहर्सल नहीं करते हो तो फिर जैसा नाटक स्टेज पर होता है वैसा वो हुआ। हुँ, हुँ, लेकिन उसमें कई लोग भूल गए अपने डायलॉग्स, एंट्री भूल गए, ये भूल गए। लेकिन बाबा ने उस दिन पहले, मतलब नाटक से पहले ये बात बोली। वो शहजोर भाई को कह रहे थे कि मैं बैठूंगा तेरे साथ और मैं तेरे को जहां बोलूं कि अंधेरा करना है वहां हुँ, अंधेरा करना होगा। हुँ, तो ये मेरे को अब समझ में आती है बात, इतने सालों बाद, कि उनको अपने नाटक का कमजोर और वो पक्ष भी पता होता था कि मुझे कितना दिखाना है ऑडियंस को और कितना नहीं दिखाना क्या है। बात है, हुँ, हुँ, वाह।
मतलब ये बहुत ही जबरदस्त एज ए डायरेक्टर उनका टैलेंट था, जो अब समझ में आता है कि ये क्या कमाल वो करते थे लाइट बॉक्स में बैठ के, कि अगर आप कमजोर हैं, अगर आपके एक्सप्रेशंस में आप कमजोर हैं, तो वो किधर से लाइट देंगे कि आपका वो एक्सप्रेशन हाईलाइट हो, या अगर भूल गए कुछ ऐसी। और उसके बाद वो पगला घोड़ा मेरी नजर में तो ऐसा था कि हमने बहुत ही खराब काम कर दिया, लेकिन अगले दिन हिंदुस्तान टाइम्स में पूरे पेज की समीक्षा छपी। और वो जो लोग इस जमाने में पूरा पूरा नाटक भी देखते थे, आर्ट क्रिटिक्स, तो गुलाटी जी ने वो लिखा था, जो कभी भी कुछ भी गलत तो वो लिखते ही नहीं थे, कि उनके बारे में ये मैं वाउच कर सकती हूँ कि वो जो उन्होंने नहीं देखा हो या ना समझा हो, वो कभी नहीं लिखेंगे। तो उन्होंने जो पगला घोड़ा का इंटरप्रिटेशन उसमें लिखा, वो बहुत ही अमेजिंग था। तो मेरे को बाद में समझ आया कि बाबा की इतनी पकड़ है नाटक पर कि आप बिल्कुल कमजोर हो तो भी वो निकाल ले जाएंगे। मतलब ये उनकी खासियत थी। फिर उसके बाद मतलब बाबा बीमार पड़े, तो मुझे पता नहीं लगा कि बाबा बीमार हो गए। वो बहुत लंबा हॉस्पिटलाइज रहे, ये भी नहीं पता चला, क्योंकि रिहर्सल होती थी तो जाती थी, नहीं तो नहीं जाती थी। तो बाबा ने बुलाया ही नहीं, तो गए नहीं हम मंच। फिर बाबा ने एक दिन बुलाया कि आप आओ, बात करनी है। और फिर उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत खराब है और अब मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो मैं बहुत बात तो नहीं करती थी बाबा से, पर मैंने उनको कहा, मैं इनका बाबा ये ऐसी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब दिस इज राइट टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट डायरेक्टिंग, कि मेरी लिगेसी कौन आगे लेके जाएगा। तो ये मैं बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद भी मानती हूँ। और बहुत, हालांकि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर कहूँ तो बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी हूँ। अभी तक मैं उस तरह का काम नहीं कर पाई हूँ जिस तरह का काम बाबा एक्सपेक्ट करते थे मुझसे। लेकिन उन्होंने मेरा ये डायरेक्शन का वो शुरू करवाया। और राही जी उस वक्त एक वो कथा 20 मिनट की कहानी करते थे, तो उन्होंने कहा कि राही बहुत दिनों से कह रहा है कि मैं रुचि से कह रहा हूँ कि डायरेक्ट करें, पर वो करती नहीं है, तो आप बोलो, आपके कहने से करेंगी। तो मैंने कहा, बाबा मैं तो बिल्कुल भी डायरेक्शन के लायक भी नहीं हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आता कि कैसे आप जितना बता देते हो उतना हम स्टेज पे कराते हैं, तो डायरेक्शन तो बहुत बड़ी चीज है। तो उन्होंने कहा नहीं, शुरू करो। और उस वक्त उनके हाथ में एक शेखव की किताब थी, और उन्होंने वो खोला उसका पेज, और उस पे वान का पहली कहानी निकली। तो उन्होंने कहा कि यही कहानी तुमको डायरेक्ट करनी है। तो मतलब ये बड़ी अमेजिंग बात थी उनकी। और फिर तब मैंने पहली बार डायरेक्शन शुरू किया। और बाबा देखने नहीं आ पाए थे वान का, क्योंकि गेट बंद हो गया था। बाबा आए भी थे वहां तक, लेकिन वो बोले मैं बाहर ही बैठा हुआ हूँ गाड़ी में, गेट बंद हो गए और मेरी हिम्मत भी नहीं है अंदर आकर देखने की। तो मतलब ये जज करना कि कौन कितना क्या कैसे कर सकता है, ये मैं समझती हूँ। बोलते कुछ नहीं थे और बहुत एक्सप्रेस भी नहीं करते थे बाबा, बहुत मुश्किल से ही वो कभी एक्सप्रेस करते थे। पर ये चीज उन्होंने खोजी, और फिर उसके बाद मैंने काम शुरू किया, तो उनका हमेशा वो रहता था कि हाँ करो, हाँ क्या दिक्कत आ रही है, करो करो। तो ये बाबा की बड़ी मैं याद करती हूँ, तो मुझे लगता है कि उन्हीं की वजह से शायद मैं डायरेक्शन शुरू कर पाई, नहीं तो बाबा के जाने के बाद फिर नाटक खत्म ही हो गए थे। तो हम सबने मिलके स्वर्गीय श्रद्धेय श्री वासु जी को याद किया, उनके साथ जो हमारी स्मृतियां हैं और जो काम उन्होंने किया उसको हमने जैसे भी समझा। भाभी नमस्कार। नमस्कार। एक हमने थोड़ी बातचीत की है, और मैंने कहा आपके यहाँ तो पार्टी चल रही है, तो उसमें हाँ आपको बच्चे हैं सब, ये देखो। हाँ हाँ, वाह, हेलो, क्या बात है, क्या वासु जी बात की है। वो बता रहे नहीं बच्चे बैठे बिल्डिंग पे ही है। वाह, सबको माधव, नमस्कार। ये हमारा माधव था। ये भी मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तो भाभी जी ऐसा है कि ये श्रृंखला तो मतलब इतने सारे लोगों ने वासु जी के साथ काम किया है, तो कोई
तो और भी लोगों के साथ ये तो श्रृंखला की शुरुआत है भाई, ये जो भी फॉर्मेट है उसमें करीब 1 घंटा बात होती है, तो 3-4 लोगों से ही बात हो सकती है। लेकिन आगे फिर जो है हिम्मत बना से भी बात करेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे, तो ये श्रृंखला हम आगे चलाएंगे और उसमें बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं क्या बताऊं, न जाने कहाँ ले गए आप तो मुझे वापस अपने उन दिनों में। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मेरे साथ बैठ के सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू भाभी जी। और फिर आगे जो श्रृंखला चलाते हैं, जैसे हिम्मत बना से भी बात करते हैं, उनकी तबीयत वगैरह कैसी है, तो उनसे भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उनका भी एक है, और बाकी लोगों से भी। तो ये श्रृंखला आगे भी चलाएंगे। आपसे निवेदन है जरूर साथ रहें। माधव, जरूर। माधव आप इसको समअप करो। इससे पहले मैं पोलमपुर के अंदर वो जो वासु जी ने उस नाटक में क्लासिकल को कैसे इन्वॉल्व कर दिया, मैं आखिरी में वो गाना चाहता हूँ कि कैसे माता काली का आपको याद हैगा भाभी जी, माता काली के? हाँ, माता काली का वो पूरा क्लासिकल। हे माता कालिका, महाकाल जगत जननी भवानी 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 माता कालिका, हे मुंडन कर खप्पर धरनी मुंडन कर धरनी असुर हरनी जगत असुर हरनी जगत भय करनी तारन जयादानी भवानी भवानी माता कालिका, हे माता कालिका। आप कल्पना कीजिए, नाटक लोकनाट्य के आधार पे हो रहा है और उसमें कहाँ शास्त्रीय संगीत। और ईश्वर जो बात तुम लोगों को पता नहीं है, क्या बात है। मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। इसी माता कालिका को जब उन्होंने मुझसे डांस करवाया, या पोलमपुर में जो मैंने एक्ट किया, तो आई वॉज 5 months प्रेग्नेंट। तो मेरे फैमिली में मेरे फादर इन लॉ और मेरे फूफा ससुर वो उस शो में बैठे थे, और घर आके मेरे फादर इन लॉ ने मेरी मदर इन लॉ से कहा कि ये क्या कर रहा है तुम्हारा बड़ा बेटा, बड़ा क्या कर रहा है, और उसको नचा रहा है इसलिए में। और मैंने तो वो जब बॉक्स में से निकलते थे ना, तो वो एक लहंगे पे दूसरा लहंगा पहना और फिर निकल के डांस किया। तो वो उन लोग को लगा कि ये अभी गिरेगी, कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, और बहुत गुस्से हुए आकर घर में। अब मेरी मदर लॉ उसी टाइम नीचे उतरी और खूब डांट लगाई को। ये वासु जी थे। और वाह, तो ये ऐसे थे, डांस करवा ली, करवा ली। आभार माधव, हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं कि आज आपने उस गुरु को याद करने का हमें अवसर दिया। हम आपका आप लोगों का आभार कि आप उनको याद रखते हैं, आपके दिलों में है। थैंक यू माधव, थैंक यू रुचि, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबू जी, थैंक यू। आपने भी समय हमें निकाला। जो कुछ भी मिला है वो बाबा से जब भी मिला है। ऐसा हो मुझे याद करना, जब तक मैं जीवित हूँ मुझे भी याद करना। आप सदैव रहेंगे, आप चिंता ही ना करें। हाँ, सदैव अमर है। अच्छा, ओके, बाय बाय। थैंक यू अमित, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय रंगमंच, जय रंगमंच। बंद कर। तो ये जो पहली श्रृंखला है, किसी को पता नहीं, ये मेरी बिट्टू थी बेटी, और मैंने 5th month ही मेरी। जी जी जी। तो ईश्वर भाई, रुचि
और भाभी जी भी आई, और इसमें ये जो श्रृंखला शुरू हुई है, कोशिश ये करेंगे कि अन्य लोगों से भी बात हो, क्योंकि जो भी जी फॉर्मेट है उसमें 3-4 से ज़्यादा में तो फिर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि देन इट मैं बिकम्स टू अनमैनेजेबल। तो फिर जो है अगली श्रृंखला में भी कुछ लोगों से बात करेंगे, और उसमें निश्चय निवेदन देखिए, करेंगे। हिम्मत सिंह जी है, नरेंद्र गुप्ता है, हाँ, हाँ। जयरूप जीवन है, अरुणा सिंघल हैं, हाँ, अरुणा जी। अलका राव है हाँ, ना? हाँ। और हुँ। अगर मौका मिले तो सरताज भाई साहब से भी बात करिए, अगर मौका बिल्कुल, मिले तो। बिल्कुल। एक बार, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? ऐसे लोग जो जिन्होंने उस उसको देखा है, और हुँ। उनके साथ जिन्होंने बैक स्टेज में भी काम किया है, उन लोगों को भी एस वासुदेव भट्ट हैं, इन लोगों से ज़रूर बात बिल्कुल, करिए। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। लगे बहुत तो अच्छा ये लगा आगे माधव, श्रृंखला, आपका पुनः आभार। ये श्रृंखला जो है इसको हम शुरू रखेंगे। आप सबका सहयोग मिला, और हम सब ने अपनी एक हमारी साझी याद है ये सब, यस, यस। जो भी थैंक यू, हमने सासू जी के साथ करा। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू। इसको अब 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो सबका जी, जी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और ईश्वर भाई थैंक यू, भाभी जी भी हैं। तो फिर आगे थैंक यू श्रृंखला में बब्बी जी। इनको से बात करेंगे। तो धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो हम सब लोग मिल कर के भाभी जी के सहित रुचि भार्गव के साथ और ईश्वर जी के साथ हम बात कर रहे थे, याद कर रहे थे वासु जी के साथ जो हमारी स्मृतियां हैं उनको। और आगे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जयपुर में भी हैं और जयपुर से बाहर भी हैं। तो ये प्रयास करेंगे कि उनसे भी इस बारे में बातचीत हो, और वासु जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पे और बहुत सारे आयाम हैं, उसको भी साझा करेंगे। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।